हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों आर्थिक समीक्षा की। ठीक है, अपना जो 2023 और 24 वाला इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है, बजट भी 10 जुलाई को जो है वो पेश किया जा चुका है। ठीक है, आज से अपनी जो इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस साथियों रेगुलर चलने वाली हैं। आज की ये क्लास साथियों डेमो क्लास है। ठीक है, इसमें अपन सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे और यही क्लास साथियों आपको जो अपना एग्जाम है एलडीसी वाला और सीटी वाला ये उसी क्लास में जो है उसी एग्जाम में आपको इस क्लास से 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये एक सिंगल क्लास होगी जो आपको इकोनॉमिक सर्वे के 5 प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देने वाली है। ठीक है, तो क्लास को मिस मत करना, बहुत शानदार क्लास होगी। आरएस जैसी भर्ती परीक्षाओं में साथियों अपनी क्लासों से पूरे प्रश्न जो है एग्जाम में आए थे। असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे परीक्षाएं हैं वहां पर भी आपने जो है सारे प्रश्न अपनी ही क्लासों से देखने को मिले थे। ठीक है, तो आने वाले जो एग्जाम होंगे उन पर भी ये आधारित है और यहाँ से 100% आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अपन उन्हीं तथ्यों पर आधारित करेंगे, बात करेंगे साथियों जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे साथियों 292 पेजेस की है। अब इतना पढ़ना बहुत कठिन का काम है। ठीक है, तो अपन उनको समराइज करेंगे और अच्छे से जो है बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको अच्छे से अपन पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, हर एक योजना को साथियों अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास बहुत शानदार रहने वाली है। जो नए अभ्यर्थी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक किए बिना मत जाना। ठीक है, और जल्द ही साथियों मैं आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे वाला जो कोर्स है वो लॉन्च करने वाला हूँ। तो क्लास बहुत शानदार रहने वाली है। आज की क्लास आपके लिए जो है एक डेमो क्लास के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्लास अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करिए और ज़रूर बताएं कि इकोनॉमिक सर्वे की क्लास आपको रेगुलर मिलती रहनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो आरएस एग्ज़ाम आने वाला है, प्री वाला जो है अब नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होता है वैसे तो अपनी क्लासेस रेगुलर यूट्यूब पर रहती है। ठीक है, अगर अभी भी एलडीसी सीटी के लिए जो देखना चाहता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है ना, तो ये रेगुलर रहेगी, मैं आपको रटवा के रख दूंगा साथ ही इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा, आज अपन एमसीक्यू बेस अपन चर्चा नहीं करेंगे, बेसिक बेसिक अपन जो है फैक्टों पर चर्चा करेंगे, फिर कल से अपन जो है एमसीक्यू स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले जो बात आती है साथियों सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अपन बात करते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अगर अपन बात करें तो साथियों दोनों के अनुसार अपन बात करेंगे 2022-23 में क्या रहा था और 2023 और 24 में क्या रहने का अनुमान है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद साथियों स्थिर मूल्यों पर जो है 2022 और 23 में साथियों 7,82,287 करोड़ रुपए रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। और 2023 और 24 में कितने रहने का अनुमान है तो 8,45,115 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। ठीक है, प्रचलित मूल्यों पर एक बात हमेशा ध्यान रखना साथियों, अधिक होता है प्रचलित मूल्यों पर जो भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद हो या फिर आपको ग्रोस डोमे ये सॉरी प्रति व्यक्ति आय हो या शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद हो, कुछ भी हो प्रति व्यक्ति आय हमेशा अधिक होती है सकल स्थिर मूल्यों की अपेक्षा। ठीक है, तो प्रचलित मूल्यों पर ध्यान रखना साथियों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है 2022-23 में कितना रहा था तो ध्यान रखना साथियों 13,57,851 करोड़ रुपए रहा था, जबकि 2023 और 24 में कितना रहा था 15 लाख रहने का अनुमान है 15,28,385 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितनी दर्ज की गई थी 22-23 में और अभी जो है वर्तमान यानी कि 23 और 24 में कितने दर्ज करने का अनुमान है। ठीक है, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर यहाँ से भी डेफिनेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है साथियों, तो इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर यानी कि स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर है। देखिएगा 22 और 23 में कितनी रही थी स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर 7.81%, जबकि 2023 और 24 में कितनी रहने का अनुमान है 8.3% रहने का अनुमान है। ठीक है, अब देखो प्रचलित मूल्यों पर जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर जो है कितनी रही थी 22 और 23 की बात करें तो 13.63% रही थी। अगर अपन बात करते हैं आगामी वर्ष यानी कि 23 और 24 में कितनी रहने का अनुमान है तो ध्यान रखना 12.56% रहने का अनुमान है। ठीक है, और ये प्रश्न आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ से डेफिनेट एग्जाम में साथियों प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा वृद्धि हमेशा प्रतिशत में होती है और जो उत्पाद रहता है वो रहता है करोड़ रुपए में। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करेंगे। ठीक है, आगे देखो सकल राज्य मूल्य वर्धन में साथियों स्थिर मूल्यों पर जो क्षेत्रवार योगदान है, क्षेत्रवार योगदान की बात करते हैं कृषि उद्योग और सेवाओं के बारे में। ठीक है,
तो इनका कितना कितना क्या क्या योगदान रहने वाला है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, कृषि की बात करते हैं तो 22 और 23 में तो कितना रहा था, 27.44% कृषि में रहा था। अब जो 23 और 24 में कितना रहने का अनुमान है, तो 26.21% रहने का अनुमान है। 100% एग्जाम यहाँ से प्रश्न आता है, ठीक है। अब बात करते हैं उद्योग की। उद्योग की बात करें तो 22 और 23 में कितना रहने का अनुमान था साथियों, 28.38% रहा था, जबकि 23 और 24 में कितना रहने का अनुमान है, 29.84%, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखो सेवाओं की मैं बात करूँ तो साथियों सेवाओं के अंदर 44.18% रहा था 22-23 में, और 23-24 में 43.95% रहने का अनुमान है, ठीक है। 22-23 का मैं साथियों आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि सकल राज्य मूल्य वर्धन में जो स्थिर मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान रहा था 22 और 23 में कितना रहा था, ठीक है। तो तीनों आपको याद करना है, और 2023 और 24 में कितना रहने का अनुमान है ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सकल राज्य मूल्य वर्धन में साथियों प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान। अब इसमें भी अपन 22 और 23 और 23 और 24 के संदर्भ में चर्चा करेंगे। देखिएगा, कृषि की बात करते हैं तो ध्यान रख लेना 27.26% रहा था 22 और 23 में। कब, 22 और 23 के अंदर, ठीक है ना। 2022 और 23 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 2023 और 24 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिएगा 22 और 23 में 27.26 रहा था, जबकि 23 और 24 में 26.72% रहने का अनुमान है। उद्योग की अगर मैं बात करूँ तो साथियों 22 और 23 में 27.42% रहा था, जबकि 23 और 24 में 28.21% रहने का साथियों अनुमान है, ठीक है। और सेवाओं की बात करें तो ध्यान रख लेना साथियों 22 और 23 के अंदर 45.32% रहने का रहा था, सॉरी, ठीक है। और अभी जो वर्तमान में यानी कि 23 और 24 के अंदर जो है 45.07% रहने का अनुमान है, ठीक है। 23 और 24 में कितना रहने का अनुमान है, 45.7% रहने का अनुमान, ठीक है। ये तो बात हो गई सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान और सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान, ठीक है। प्रचलित मूल्यों पर हमेशा जो राशि होती है वो ज्यादा होती है स्थिर मूल्यों की अपेक्षा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हो पैनल वाली पीडीएफ, तो ऐप डाउनलोड कर लेना। मोबाइल एप्लीकेशन कुमावत जीएस के नाम से है, नीचे आपके सामने यहाँ पर पट्टी आपको दिखाई दे रही होगी। फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जो है कुमावत जीएस ऐप डाउनलोड करें, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे देखो, इसके बाद देखिएगा, लाइट चल गई है तो थोड़ी सा पीछे बैकग्राउंड आपको ब्लैक नजर आएगा। देखो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात करते हैं। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की अगर बात करें तो ये भी राशि करोड़ रुपए में करोड़ों में आपको मिलेगी, ठीक है। तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद देखो, स्थिर मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 22-23 में कितना रहा था, तो ध्यान रखना 6,85,105 करोड़ रुपए रहा था। 23-24 में रहने का अनुमान है कितना, 7,40,581 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, ठीक है। अब प्रचलित मूल्यों पर अपन शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद देखते हैं। प्रचलित मूल्यों पर ध्यान रखना, मैंने अभी बताया था कि ये हमेशा स्थिर मूल्य की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। तो 22 और 23 में कितना रहा था, तो 12,15,197 करोड़ रहा था। अब 2023 और 24 में कितना रहने का अनुमान है, तो 13,69,477 करोड़ रहने का अनुमान है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रख लेना, एग्जाम में यहाँ से जरूर एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो एक प्रश्न तो आपको यहीं से एग्जाम में मिल जाएगा, दो सारणियां, पिछली वाली सारणी और इस सारणी से, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अपन प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। पर कैपिटा इनकम हमेशा साथियों रुपयों में आपको देखने को मिलेगी, ये राशि करोड़ रुपए में नहीं रहेगी, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब देखो स्थिर मूल्य पर जो है अपनी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 22 और 23 में तो कितनी रही थी, 84,935 रुपए प्रति व्यक्ति आय रही थी 22 और 23 में। लेकिन साथियों 23 और 24 में कितनी रहने का अनुमान है, तो 90,831 जो है स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय रहने का अनुमान है, ठीक है। अब देखो प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी थी 22-23 में, तो ध्यान रखना साथियों 1,50,653 रुपये थी, ठीक है। प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 22-23 की बात करेंगे 1,50,653 रुपये, ठीक है। 23-24 में कितना रहने का अनुमान है, 23-24 में कितना रहने का अनुमान है, तो ध्यान रखना 1,67,964 रुपये कितने रहने का अनुमान है साथियों, 1,67,964 रुपये रहने का अनुमान है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ से तो हो गई बात। अब देखो इसमें ये सारणी जो है इसमें भी वही है बात तो, लेकिन अपन थ्योरेटिकल रूप से आपको एक बार और समझा देता हूँ
जीएसडीपी, जीएसडीपी और एनएसडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय में द्वितीय अग्रिम अनुमान 2023 और 24 की, ठीक है। अब देखो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो प्रचलित मूल्यों पर 15.28 लाख करोड़ है, जबकि स्थिर मूल्यों पर जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है 8.45 लाख करोड़। इस प्रकार से भी आपको दे सकता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद देखो प्रचलित मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है 13.69 लाख करोड़ रुपए, और स्थिर मूल्यों पर जो है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है 7.41 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय की बात कर लेते हैं अपन। देखो प्रति व्यक्ति आय जो है प्रचलित मूल्यों पर कितनी है 1,67,964 रुपए, और स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है तो 90,831 रुपए। अब इसकी जो वृद्धि दर है पर कैपिटा इनकम में कितनी वृद्धि दर थी उस पर भी अपन चर्चा करते हैं। देखो आगे देखो, ये ग्राफ के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर व प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर की जो है गत वर्ष की तुलना में तथा राजस्थान और भारत की 3 व्यापक क्षेत्रों का क्षेत्रवार योगदान 22 और 23 की तुलना में जो है 2023 और 24 की जो है जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने वाली है। देखो 22 और 23 की तुलना में साथियों भारत की जीडीपी तो रहेगी, कितनी रहेगी, देखो प्रचलित मूल्यों पर तो कितनी रहने वाली है 9.60%, और स्थिर मूल्यों पर कितनी थी 8.15%, ठीक है। वहीं ध्यान रखना अपने राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो है प्रचलित मूल्यों पर, राजस्थान की मैं बात करता हूं तो हमेशा ज्यादा होती है प्रचलित मूल्यों पर, तो 12.56% है, ठीक है। स्थिर मूल्यों की मैं बात करूं तो 8.03% है, ये वृद्धि दर है, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं साथियों में प्रति व्यक्ति आय की बात कर लेता हूं पर कैपिटा इनकम की, ठीक है। तो इसमें जो वृद्धि दर है प्रचलित मूल्यों पर जो वृद्धि दर है राजस्थान की बात करते हैं तो 11.49% जो अनुमानित है। स्थिर मूल्यों पर जो वृद्धि दर है साथ ही वो 6.94% जो है अनुमानित है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत की देख लेना 8.68% तो प्रचलित मूल्यों पर है, 7.38% स्थिर मूल्यों पर है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये ग्राफ है इसको अच्छे से आपको कवर करना है साथ ही, ठीक है ना। यहाँ से डेफिनेट एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। 11.49% प्रति व्यक्ति आय है किस पर प्रचलित मूल्यों पर, और 6.94% प्रति व्यक्ति आय है किस पर स्थिर मूल्यों पर, ठीक है, याद रखिएगा। देखो देखो भारत में 2023 और 24 में भारत का क्षेत्रवार योगदान, भारत का क्षेत्रवार योगदान, भारत के बारे में भी अपन देखते हैं। देखो 2023-24 की बात हो रही है तो यहाँ पर बात करते हैं कृषि उद्योग और सेवाओं के बारे में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमेशा ध्यान रख लेना साथियों सेवाओं का होता है, तो पहले लिखता हूं मैं सेवाएं, सबसे अधिक होता है सेवाओं का, तो भारत में कितना है सेवाओं का 54.72%। उसके बाद होता है साथियों कौन उद्योग, ठीक है, उद्योग, उद्योग का कितना है 27.62%। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है साथियों कृषि, अब कृषि में आपको याद रखना है 17.66%, ठीक है। ये तो बात आती है किसकी साथियों राजस्थान की, ठीक है, ये भारत की, सॉरी, ठीक है, ये तो है भारत की। अब इसके बाद बात करते हैं अपन राजस्थान के बारे में, इसमें भी कृषि उद्योग और सेवाओं की बात करते हैं 23-24 में राजस्थान का क्षेत्रवार योगदान, ठीक है, याद रखना है। सबसे पहले इसमें भी अपन सेवा ही लिखते हैं, सेवा, क्योंकि सेवाएं ज्यादा होती है साथियों, ठीक है ना। सेवाओं का जो है क्षेत्रवार योगदान अधिक होता है 45.07% है, ध्यान रख लेना ये तो। और अपन बात करते हैं उद्योग की, उद्योग की बात करते हैं तो ध्यान रख लेना साथियों 28.21% है, ठीक है। और वहीं मैं बात करता हूँ कृषि की, कृषि की बात करते हैं तो 26.72% है, ठीक है। ये बात हो गई किसकी अपने राजस्थान की, ठीक है ना, ये बात हो गई राजस्थान की। ये आपको अच्छे से कवर करना है, ग्राफ सहित भी मैंने आपको बता दिया है। अब एक प्रश्न यहाँ से 100% बनता है एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो वहां पर ये जो है पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है ना, थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक याद रखना है आपको। देखो थोक मूल्य सूचकांक जिसको अपन WPI से निर्देशित करते हैं, समग्र आर्थिक स्तर पर व्यापक रूप से सातवीं कीमतों में परिवर्तन को व्यक्त करने वाला सामान्य सूचकांक है, ठीक है। और सभी व्यापार व लेन देन में जो है वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव का ये क्या है एक संकेतक है, यानी कि इंडिकेटर है, ध्यान रखना है आपको। अब देखिएगा साथियों राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है, ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है
यानी कि राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना है, तो 1999 से 2000 बराबर 100, इसके बराबर जो है थोक मूल्य सूचकांक है। ठीक है, वर्ष 2022 में साथियों 385.83 से बढ़कर के वर्ष 2023 में 387.90 हो गया है, जिसमें साथियों 0.54% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब ये सारे डेटा आपको अच्छे से याद रखना है, सारे फैक्ट आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है ना, तो इसका थोक मूल्य सूचकांक कितना हुआ, राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999 से 2000 बराबर 100। ठीक है ना, इतना ही याद रख लेना। कृषि और संबंध गतिविधियां, कृषि और संबंध गतिविधियों के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, राजस्थान में कृषि और संबंध क्षेत्र अभी मौजूदा कीमतों पर वर्ष 2023 और 24 में राज्य के कुल जीएसपी में साथियों 26.72% का योगदान देकर राज्य की जो है अर्थव्यवस्था की क्या बना हुआ है, रीढ़ बना हुआ है। ठीक है ना, कितना साथियों, जीएसपी कितना है, 26.72%। ठीक है, इसका योगदान देकर के ये अपने राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, कौन, कृषि। ठीक है, अग्रिम अनुमानों के अनुसार साथियों राज्य में वर्ष 2023 और 24 में साथियों खाद्यान्न का जो कुल उत्पादन हुआ था, वो हुआ था साथियों 23 और 24 में जो है कुल खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान कितना है, 245.01 लाख टन होने का अनुमान है। 2023 और 24 में कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान है साथियों, तो ध्यान रख लेना 245.01 लाख टन। ठीक है, याद रखना है। वहीं साथियों मैं बात करता हूँ गत वर्ष के 252.80 लाख टन उत्पादन की तुलना में 3.08% कम है। ठीक है ना, यानी कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार साथियों राज्य में 2023 और 24 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 245.01 लाख टन होने का अनुमान है। वहीं गत वर्ष साथियों 252.80 लाख टन उत्पादन की तुलना में कितना कम है, 3.08% कम है, यानी कि 3.08% कम है गत वर्ष की तुलना में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखो, अब ये प्रश्न तो डेफिनेट बनेगा ही बनेगा साथियों, यहाँ से तो 100% एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है। और 10 के 10 जो नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए, इनको 10 को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना, पूछे जाएंगे। देखिए, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, यानी कि जिसको अपन रिको कहते हैं, और यह राज्य में औद्योगिकरण के विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। रिको ये क्या करती है, अपने जो राज्य का औद्योगिकरण है इसके विकास को क्या करती है साथियों, गति देती है। ठीक है ना, और उसको गति देने वाली ये राज्य की शीर्ष संस्था है, ध्यान रखना। और वर्ष 2023 और 24 के दौरान साथियों रिको द्वारा राज्य में 10 नए औद्योगिक क्षेत्रों की क्या की जाएगी, स्थापना, यानी कि इनको विकसित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, ये रिको के द्वारा। ठीक है ना, तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रिको के द्वारा वर्ष 2023 और 24 के दौरान कितने नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकसित किया गया है, तो 10 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। ठीक है, अब वो 10 कौन कौन से हैं, ध्यान रखना। ओसिया जोधपुर, ध्यान रख लेना। एक है साथियों उमरिया जो झालावाड़ के अंदर है। एक है राजास नागौर के अंदर। एक है कुंज बिहारीपुरा जयपुर में विकसित किया गया है। एक नाडोल पाली में विकसित किया गया है। ठीक है, और धर्मपुरा बाड़मेर में विकसित किया गया है। नेनवा बूंदी के अंदर विकसित किया गया है। वरकाणा पाली में विकसित किया गया है। माल की टूस जो है उदयपुर में विकसित किया गया है। ठीक है, और मालवा का चोरा जो है उदयपुर में विकसित किया है। तो उदयपुर में दो, पाली में भी दो विकसित किए गए हैं, जबकि जयपुर में एक, जोधपुर में एक है साथियों, झालावाड़ में एक, नागौर में एक, बूंदी में एक। ठीक है, और बाड़मेर में एक। ये आपको ध्यान रखना है सबसे, यानी कि दो किए गए हैं कहाँ पर, उदयपुर में। पाली में भी दो किए गए। ठीक है, आगे देखो, रिको द्वारा दो विशेष पार्क और विकसित किए गए थे। रिको के द्वारा दो विशेष पार्क जो है विकसित किए गए थे, वो दोनों पार्क कौन कौन से हैं, देखो। देखिए, एक तो है मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क, मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क जो कि बोरनाडा जोधपुर के अंदर विकसित किया गया है। 100% एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, लिख करके ले लो आप। ठीक है ना, तो रिको से संबंधित जब भी औद्योगिक क्षेत्र जब विकसित किए जाते हैं तो प्रश्न एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, ध्यान रखना आप लोग। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, यानी कि जमुआ रामगढ़ जो कि थोलाई जयपुर के अंदर विकसित किया गया है। ठीक है ना, तो ये दोनों जो है पार्क आपको अच्छे से याद रखना है। मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क बोरनाडा जोधपुर में विकसित किया गया है, और इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जो है जमुआ रामगढ़ थोलाई जयपुर के अंदर विकसित किया गया है। ठीक है, याद रखना है आपको। क्लियर है ना। अब इसके बाद देखिएगा, और एक अन्य विशेष क्षेत्र जो है वो विकसित किया गया है, वो कौन सा क्षेत्र था, स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र साथियों भिवाड़ी अलवर के अंदर इसको विकसित किया गया है। भिवाड़ी कहाँ पर है साथियों, अलवर के अंदर है। और यहाँ पर ये साथियों
विकसित किया गया है, तो ये भी आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना। तो ये तीनों पार्क याद करना है, 10 वो औद्योगिक क्षेत्र आपको याद रखना है। क्लियर है। इसके बाद देखो, इंडिया स्टोन मार्ट एक अंतरराष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी। इस बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाने के साथियों लगभग लगभग 100% चांसेज हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बारे में पूछ सकता है कि कौन सा संस्करण इसका आयोजन किया गया था, आयोजन कहाँ पर किया गया था, कब किया गया था और क्यों किया गया था, किसके सहयोग से किसके साथ किया गया था, ठीक है। देखो, राज्य का एक अति महत्वपूर्ण और प्रमुख कार्यक्रम है इंडिया स्टोन मार्ट अंतर्राष्ट्रीय पत्थर उद्योग आधारित प्रदर्शनी के 12वें संस्करण का आयोजन साथियों CDOS द्वारा फिक्की के साथ राज्य सरकार और रीको के सहयोग से, किसके सहयोग से, रीको के सहयोग से, ठीक है ना। 1 से 4 फरवरी 2024 को जयपुर के साथियों एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी कि JECC सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 5 प्रश्न लगभग आपको इसी क्लास में से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ऐसी दमदार क्लासेस आप रोज देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इसका डेडिकेटेड कोर्स लेना चाहते हैं, पेड कोर्स PDF लेना चाहते हैं जिसके आप प्रिंट निकलवा करके अध्ययन कर सकें, तो उसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको आवश्यकता होगी तो मैं जरूर पेड कोर्स बनाऊंगा, नहीं होगी तो साथियों अपना तो यूट्यूब है जो जिंदाबाद है, सही फ्री में अपन पढ़ाते आए हैं, पढ़ते आए हैं और पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन यूट्यूब पर आपको जैसे क्लासें मिलती रहेगी वैसे ही मिलेगी। पेड कोर्स में थोड़ी चिंता रहती है साथियों, ठीक है ना। पेड कोर्स में मुझे भी चिंता रहती है कि आपको क्लासेस प्रोवाइड करवानी है। यूट्यूब पर क्या है, मन हुआ तो दे दिया, जिस दिन सिस्टम नहीं बैठता क्योंकि मैं अकेला हूँ, ठीक है ना, तो उस कारण से नहीं बैठ पाता है। आगे देखो, देखो देखो राजस्थान स्वयं भारत में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। राजस्थान भारत में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक क्या है साथियों, राज्य है, ठीक है। याद रखना है आप। देखिए, राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन अंतर्गत लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है साथियों, ये फैला हुआ है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राज्य का योगदान कितना है, लगभग साथियों 14.95% है। ये प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे जब अपन टॉपिक वाइज इकोनॉमिक सर्वे का अध्ययन करेंगे, ठीक है। वर्ष 2022 और वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 3,425.08 करोड़ का जो है राजस्व अर्जित किया गया है। जैसलमेर बेसिन से तेल और गैस की खोज और उत्पादन के लिए 2 नए ब्लॉक ऑयल इंडिया लिमिटेड और मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और MEIL को जो है MOP एंड NG द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखना है सर। जैसलमेर बेसिन से तेल और गैस की खोज और उत्पादन के लिए 2 नए ब्लॉक जो हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड और मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को जो है MOP एंड और NG द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ से प्रश्न जो है बनने के चांसेस है, कितने पेट्रोलिफेरस बेसिन जो है राजस्थान में फैला हुआ है, तो 4 पेट्रोलिफेरस जो है वो राजस्थान में फैले हुए हैं। और कुल जो है, जो कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राज्य का योगदान देश में साथियों लगभग 14.95% है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2023 और 24 के दौरान कुल 3,425.08 करोड़ का राजस्व अब तक अर्जित किया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निर्यात के बारे में, क्योंकि निर्यात को लेकर के भी साथियों एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, ठीक है ना। देखो, निर्यात की बात कर लेते हैं। निर्यात की अगर बात करते हैं तो राजस्थान से साथियों निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं। एक तो आती है साथियों इंजीनियरिंग वस्तुएं, ठीक है। इसके साथ रत्न एवं आभूषण आता है, धातु, कपड़ा तथा हस्तशिल्प शामिल है, ठीक है। ये तो अपन कई बार भी पढ़े थे तो उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। तो वो 5 शीर्ष 5 वस्तुएं कौन कौन सी, इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न एवं आभूषण, धातु, कपड़ा, हस्तशिल्प शामिल है, ठीक है। जिनका राज्य से होने वाले निर्यात में 65% से साथियों अधिक योगदान है। जिनका राज्य से होने वाले
निर्यात में 65% से अधिक योगदान है। ठीक है, वर्ष 2023 और 24 के दौरान राज्य का कुल निर्यात मूल्य जो है 83,704.24 करोड़ रहा है। अब यहाँ से जो है फैक्ट प्रश्न एग्जाम में जरूर आपसे पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। कितना रहा है साथियों निर्यात, राज्य का कुल निर्यात 83,704.24 करोड़ रहा है। कितना रहा है, ठीक है, याद रखना है आपको। क्लियर है, और ये सारी जो है इसकी प्रतिशत वगैरह दे रखा है, तो इस पर तो अपन जब आगे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। ठीक है, इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। इसके बाद देखो श्रम और रोजगार की बात कर लेते हैं। श्रम और रोजगार की बात करते हैं। यहाँ से साथियों कई बार जो सीईटी का एग्जाम हुआ था प्रश्न पूछा गया था, आगे भी संभावना है, हो सकता है एलडीसी में यहाँ से प्रश्न आपको पूछ लिया जाए। ठीक है, देखो रोजगार, बेरोजगार और श्रम आंकड़े अर्थव्यवस्था की प्रगति के रोड मैप पर नजर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब देखिएगा इनको असंगठित श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। और ये वाला जो फैक्ट है साथियों आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। असंगठित श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई थी, ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान में 31 मार्च 2024 तक इस पोर्टल पर कुल साथियों 1,37,60,294 असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा को लेकर के भी साथ ही एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो ऊर्जा डेफिनेट आपको याद रखनी है। और यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है उस पर अपन चर्चा करते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से जो है आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं ऊर्जा को लेकर के। देखिएगा राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत जो है ताप विद्युत परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं, सौर व पवन ऊर्जा परियोजनाएं, बायोमास परियोजनाएं, कैप्टिव विद्युत संयंत्र परियोजनाएं, अंतर्राज्यीय भागीदारी परियोजनाएं और राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो ऊर्जा उत्पादन के ये स्रोत हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखना क्या बात है इसमें जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है कि राज्य में मार्च 2024 तक विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता 24,783.64 मेगावाट है। और ये फैक्ट साथियों एग्जाम में आने लायक है, इसको आपको स्टार लगा लेना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, VIMP है, ध्यान रख लेना साथियों। राज्य में साथियों मार्च 2024 तक विद्युत अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, तो ध्यान रख लेना है आपको 24,783.64 मेगावाट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 24,783.64 मेगावाट। इसको आप 2-3 बार लिखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा डेफिनेट प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाएगा। मैं पहले स्टार लगा देता हूँ आपके लिए, क्योंकि यहाँ से तो 100% एग्जाम में प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा, इसको तो ध्यान रख लेना। ठीक है, ठीक है ना। देखिए राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, जिसको नाम दिया गया है साथियों रीति, और इसका अध्यक्ष कौन होगा इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो अध्यक्ष होगा साथियों वो होगा खुद सीएम। सीएम कौन है अपने, भजनलाल शर्मा है। उपाध्यक्ष कौन होंगे, सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो है वो इसके उपाध्यक्ष होने वाले हैं। ठीक है, देखो इसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, यानी कि जिसे अपन रीति कहते हैं, इसकी स्थापना कब होती है साथियों। स्थापना को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो देखो इसकी स्थापना ध्यान रखना साथियों, प्रश्न एग्जाम में डेफिनेट पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना। अपना सीटी या फिर एलडीसी का एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा 3 मार्च 2024 को। ठीक है ना, स्थापना ध्यान रखना साथियों कब की गई थी, 3 मार्च 2024 को इसकी स्थापना साथियों की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, 3 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किसके स्थान पर इसका गठन हुआ था, तो ध्यान रखना है मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर की गई थी इसकी स्थापना। और स्थापना कब की गई थी, 3 मार्च 2024 को की गई थी। ठीक है, और इसका जो है इसका गठन साथियों नीति आयोग की तर्ज पर किया गया है, जो कि राजस्थान को एक साथियों विकसित राज्य बनाने के लिए रोड मैप तैयार करेगा। इसका जो कार्य क्या होगा वो राजस्थान को विकसित बनाने का रोड मैप, यानी कि अलग अलग जो है आइडियाज
देने का काम करेगा कौन? राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 3 मार्च सन 2024 को। ध्यान रख लेना साथियों, यहाँ से 500% इस बात को आपको याद रखना है। मैं कह रहा हूँ आपको 100% भी नहीं, पूरे 500% आपको याद रखना है। यहाँ से साथियों स्थापना को लेकर के प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। स्थापना को लेकर के प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो स्थापना होती है इसकी 3 मार्च 2024 को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखो, अब इसके बाद आपको क्या देखना है, इसके बाद देखिएगा यहाँ से 100% एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है इस तालिका से लेकर के। राज्य के प्रमुख संकेतकों का अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण। देखिए भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं राजस्थान का 2011 के अनुसार लाख वर्ग किलोमीटर में है, तो राजस्थान का तो है 3.42 लाख और भारत का है 32.87 लाख, ठीक है। जनसंख्या कितनी है राजस्थान की सन 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 6.85 करोड़। भारत की है 121.09 करोड़, ठीक है। दशक की वृद्धि दर कितनी है 2001 से 11 की जनगणना के अनुसार? तो ध्यान रखना राजस्थान में 21.3% दशक की वृद्धि दर है और भारत में साथियों 17.7% है, ठीक है। जनघनत्व की बात करते हैं तो जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में है, तो 200 वर्ग किलोमीटर तो राजस्थान की है, 382 वर्ग किलोमीटर भारत की है, ठीक है, याद रखिएगा। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेंगे, प्रतिशत में बात करेंगे 24.9% तो साथियों राजस्थान की शहरी जनसंख्या है, ठीक है, और 31.2% भारत में है। अनुसूचित जनजाति की संख्या राजस्थान में साथियों 17.8% है, 17.8% है, जबकि भारत में साथियों कितनी है 16.6% है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, ध्यान रखना राज्य की बात करूं मैं तो राज्य में तो साथियों ध्यान रख लेना 13.5% है, जबकि भारत की मैं बात करता हूं तो भारत में ध्यान रख लेना 8.6% है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो सारणी है, दोनों की दोनों याद रखना। राजस्थान में साथियों लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? प्रति महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर तो 928 तो राजस्थान है, प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। भारत में 943 है। बाल लिंगानुपात वही जनगणना 2011 के अनुसार बालिकाएं प्रति 1000 बालक, यानी कि प्रति 1000 बालिकाओं पर बालिकाएं की संख्या है राजस्थान में 888, भारत में है 919। साक्षरता दर राजस्थान की साथियों 66.1% है, जबकि भारत की 73% है। साक्षरता पुरुषों की कितनी है राजस्थान की? तो है 79.2%, जबकि भारत में 80.9%। साक्षरता दर महिलाओं की बात करते हैं तो राजस्थान में 52.1% है, जबकि भारत में 64.6% है। कार्य सहभागिता दर, ये RS प्री के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रख लेना साथियों। प्रतिशत की बात करते हैं तो 43.6% राजस्थान में कार्य सहभागिता दर है, जबकि भारत में 39.8% कार्य सहभागिता दर है। और देखिएगा अशोधित जन्म दर जो है प्रति 1000 मध्य वर्ष जनसंख्या 23.5%, 19.5%। अशोधित मृत्यु दर जो है प्रति 1000 मध्य जो है वर्ष जनसंख्या जो है 5.6% और 6%, ठीक है। 5.6 तो राजस्थान की है, 6 भारत की है। शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं 2020 के अनुसार प्रति 1000 जीवित जन्म, यानी कि प्रति 1000 पर जो है जब प्रति 1000 यानी कि 1000 बच्चों का जन्म होता है तो 32 जो है राजस्थान में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और भारत में 28, ठीक है। मातृ मृत्यु यानी कि प्रति लाख जीवित जन्म, यानी कि जब 1 लाख महिलाएं शायद बच्चों को जन्म देती हैं तो उसमें से 113 महिलाएं जो हैं साथियों अपने प्राण त्याग देती हैं, जबकि भारत में 97 है, ठीक है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा आयु वर्षों के अंदर साथियों 69.54% है और भारत में 70% है, ठीक है। ये तो हो गई राजस्थान की, ये हो गई भारत की, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है साथियों। और आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। आज की क्लास को साथियों अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं। और ध्यान रखना साथियों, अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर इसका आपको कोर्स चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। बिल्कुल हम मैं आपके लिए जो है पेड कोर्स बना करके, कोर्स में केवल एक तो वीडियो होंगे और एक आपको जो है PDF मिल जाएगी जिसके आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, ठीक है। और एक MCQ आपको मिल जाएंगे जिसके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। PDF आपको मिल जाएगी और MCQ उसमें मिल जाएंगे। और
वीडियो क्लास आपको उसमें मिल जाएगी, ठीक है ना। पीडीएफ इसके प्रिंट निकलवा सकते हैं, एमसीक्यू जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पीडीएफ निकलवा करके, और वीडियो क्लास से आपको मिल जाएगी, ठीक है, जिनको आप देख सकते हैं बिना किसी ऐड के। यूट्यूब पर जाओगे आपको नेट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐप के अंदर आप जाओगे तो वीडियो को जैसे आप डाउनलोड करोगे तो वो आपके साथियों मोबाइल के अंदर यानी कि ऐप के अंदर डाउनलोड हो जाएंगे, या फिर आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं जब आपको समय मिले, ठीक है। एमसीक्यू को तो आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, पैनल की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगी, जो क्लास होगी पीडीएफ को आप भी प्रिंट निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो जल्द ही मैं आपके लिए लॉन्च करने वाला हूँ, कमेंट करके जरूर बताना आज की क्लास आपको कैसी लगती है, ठीक है। और हमारी क्लासों से साथियों हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलते हैं, हूबहू। मैटर आपको देखिए 292 की पेज की जो है अपनी जो है इकोनॉमिक सर्वे है, मैं आपको साथियों 60 से 70 पेज आपको पीडीएफ दूंगा, उसी में से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। आपको सिर्फ 60 से 70 पेज ही पढ़ना है, और लगभग आपको 300 में एमसीक्यू दूंगा, वहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो 292 पेज पर नहीं जाना है आपको, इन पर जाने के लिए आपको जो है कोर्स को ज्वाइन करना है, और 300 एमसीक्यूज मैं आपको दूंगा जो आपके एग्जाम में रामबाण साबित होंगे, ठीक है। तो कल या परसों आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना, ताकि मैं जल्दी करूँ फिर, नहीं तो अपना क्या है, अपन तो यूट्यूब पर पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। और जो भी नए विद्यार्थी हैं साथ वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आज वाली जो पीडीएफ है वो आप जो है कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, अपने ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर सेम चैनल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। क्लास को लाइक किए बिना मत जाना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। जय हिंद जय भारत।